इंजेक्शन के बहाने लियो नर्स के साथ गया। नर्स ने चुपके से वॉशरूम का दरवाजा खोला। उसने धीरे से कहा, दरवाजे से सीधे जाओ, गैलरी से राइट लो और फायर एग्जिट से निकल जाओ। लियो अस्पताल से भाग निकला। बाहर सैन कार्लोस गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। लियो ने दौड़कर उसे जोर से गले लगाया। दोनों ने मस्ती में एक सेल्फी भी ली। अगला स्टॉप एक आश्रम था, लेकिन रॉक ने फोन ट्रैक करके पहले ही उनकी लोकेशन पता कर ली। वो पास के पेट्रोल पंप पहुंचा और पता लगा लिया कि शार्लिन कहाँ गई है। शार्लिन अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। तभी दोस्त को बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। तभी सैनिकों ने धावा बोल दिया और शार्लिन को पकड़ लिया। उसे हॉल में लाया गया। सबको बंदी बना लिया गया। रॉक ने शार्लिन को पास बुलाया। वो डरी नहीं बल्कि निडर होकर आगे बढ़ी। रॉक ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना काला सूटकेस खोला और ग्लव्स पहनने लगा। उसने एक स्वैब निकाला और शार्लिन के मुंह से डीएनए सैंपल ले लिया। फिर उसने अपना सैंपल भी लिया। शार्लिन बस उसे देखे जा रही थी। रॉक ने दोनों सैंपल टेस्टिंग मशीन में डाले और बटन दबा दिया। मशीन चालू हुई। रॉक ने ठंडी आवाज में कहा, अगर स्क्रीन पर मैच नहीं हुआ तो तुम जा सकती हो, लेकिन अगर एक सीधी लाइन आई तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी स्क्रीन पर एक साफ लकीर आ गई। शार्लिन रॉक की अपनी बेटी थी। रॉक बिना पीछे देखे अपना सामान लेकर बाहर चल दिया। शार्लिन सन्न रह गई। उधर लियो और कार्लोस आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। लियो बड़बड़ा रहा था कि काश दिया वापस आ जाती, वो अपनी बेटी के बाल बनाती, एक अच्छी माँ बनती। वो ये सब बोल ही रहा था कि पुलिस का सायरन बजने लगा। कार्लोस ने गहरी सांस ली और कहा, अब अलग होने का वक्त आ गया है। अगले पेट्रोल पंप पर तुम कूद जाना, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। लियो खिड़की से बाहर निकला। रफ्तार तेज थी इसलिए वो डर रहा था। तभी कार्लोस ने फैसला लिया और लियो को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। पुलिस आगे निकल गई। उन्होंने जमीन पर पड़े लियो को नहीं देखा। उसने अपना सामान उठाया, एक खुली गाड़ी मिली और उसे चालू कर लिया। अनजान लियो एक चोरी की गाड़ी में अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों तक उसने अपनी बेटी को बहुत बचा कर रखा था। यही उसकी जिंदगी थी। बेटी के लिए उसका प्यार कोई नहीं बदल सकता, चाहे सामने हजारों की फौज हो। लियो को डर नहीं था। वो जल्दी ही आश्रम के बाहर पहुंच गया। दूर से उसने सैनिकों को देखा। इधर रॉक ने भी अपना मन बना लिया था। भले ही शार्लिन उसकी बेटी हो, लेकिन वो उसके करियर के बीच नहीं आ सकती थी। लियो ने ऊंचाई पर जाकर बंदूक तान ली। उसने एक काली गाड़ी देखी। दो लोग बाहर आए, उनमें से एक शार्लिन थी। रॉक ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। लियो ने सांस रोकी और निशाना लगाया। जैसे ही रॉक पास आया उसने गोली चला दी, पर निशाना चूक गया और उसकी जगह भी पता चल गई। रॉक ने गाड़ी भगा दी। लियो की तरफ कई गोलियां आई। उसे छुपना पड़ा। गाड़ी दूर जाते देख लियो रेंगते हुए वहां से निकला। उसने अपनी गाड़ी से रॉक का पीछा करना शुरू किया। पहाड़ी रास्तों पर रेस शुरू हो गई। रॉक की गाड़ी बहुत तेज थी और लियो की खटारा गाड़ी पीछे रह गई। रॉक जंगल की तरफ निकल गया। पहाड़ के नीचे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। वहां इनामी शिकारी अल्फी उसका इंतजार कर रहा था। रॉक ने उससे बात की और सीधे काम की बात पर आया। उसे एक आदमी को ठिकाने लगाना था। अल्फी ने मना कर दिया, वो बच्चों और बूढ़ों को नहीं मारता। रॉक ने डबल पैसे देने को कहा पर वो नहीं माना। हारकर रॉक ने कहा, ठीक है, इस लड़की को बस दूर छोड़ा। उसने शार्लिन को घसीटकर अल्फी की गाड़ी में डाला और बिना देखे वहां से चला गया। शार्लिन चिल्लाती रही कि वो उसे कहां ले जा रहा है। अल्फी ने शीशे से उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी लियो एक चौराहे पर पहुंचा। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था। वो झुंझला गया। उसने इधर उधर देखा। सड़क किनारे दो लोग खड़े थे। उसने उनसे प्यार से पूछा, क्या तुमने कोई काली गाड़ी देखी है? एक आदमी ने इशारा किया। लियो ने थैंक यू बोला और दाई तरफ गाड़ी भगा दी। इधर कार्लोस को पुलिस ने रोक लिया था। उसने पुलिस का साथ दिया। जब पूछा गया कि वो रुका क्यों नहीं, तो उसने बहाना बनाया कि गाने सुन रहा था, सायरन नहीं सुना। पुलिस मान गई और उसे जाने दिया। लियो गाड़ी चलाता रहा पर उसे काली गाड़ी नहीं दिखी। तभी सामने से एक सफेद गाड़ी गुजरी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शार्लिन उसी में है। उसने शीशे में देखा। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया। लियो और शार्लिन एक दूसरे को देख नहीं पाए। आखिरकार उसे रॉक की काली गाड़ी दिखाई दी। लियो ने पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर दबा दिया। रॉक मजे में गाड़ी चला रहा था। उसे खतरे का पता नहीं था। अचानक एक नीली गाड़ी ने रफ्तार बढ़ाई और रॉक के बराबर आ गई। खिड़की नीचे हुई और रॉक ने देखा उसकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। गाड़ी कई बार पलटी। नीली गाड़ी से एक आदमी उतरा। वो क्रिसमस क्लब का कातिल टिम था। गाड़ी की हालत देखकर उसे लगा रॉक मर गया है। टिम वहां से चला गया। लियो भी वहां पहुंचा। उसने नीली गाड़ी देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। आगे देखा तो धुआं उठ रहा था। वो हथियार लेकर भागा। अंदर सिर्फ रॉक बेहोश पड़ा था। लियो का ट्रैकर भी काम नहीं कर रहा था। लियो ने शार्लिन के लिए कोड वर्ड चिल्लाया पर कोई जवाब नहीं आया। उधर अल्फी ने शार्लिन को एक सुनसान झोपड़ी के पास छोड़ दिया। उसने गार्ड को चाबी दी और जाने लगा। गाड़ी में बैठकर अल्फी का मन नहीं माना। उसने दूर बैठी बच्ची को देखा, फिर गार्ड्स को देखा। उसका इरादा बदल गया। उसने अपनी गन उठाई और गाड़ी से उतरा। बिना कुछ बोले उसने गार्ड से चाबी छीनी और शार्लिन की हथकड़ी खोल दी। गार्ड कुछ बोलता उससे पहले ही अल्फी ने उसे ढेर कर दिया। फिर उसने झोपड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शार्लिन जान बचाकर भागी। पीछे गोलियों की आवाज आ रही थी। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। वो गाड़ी के पीछे छुपी और ड्राइविंग सीट पर चढ़ गई, पर चाबी नहीं थी। अचानक सब शांत हो गया। शार्लिन ने हिम्मत की और देखने गई। उसने गाड़ी से बंदूक उठाई। पास जाकर देखा तो अल्फी जमीन पर मरा पड़ा था। उसने उसकी जेब से चाबी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। वो बहुत डरी हुई थी। खाली सड़क पर वो बस गाड़ी भगाती जा रही थी। उसे लगा आगे बढ़ने में ही भलाई है। वो बार बार शीशे में देख रही थी। तभी उसे पीछे एक गाड़ी दिखाई दी। वो टिम था। टिम को शक हुआ और उसने रफ्तार बढ़ा दी ताकि देख सके कि ड्राइवर कौन है। शार्लिन घबरा गई। दुश्मन करीब आ रहा था। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। उबड़ खाबड़ रास्ते पर उसने फैसला किया कि पहले वार करना होगा। नीली गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ गई। वो लियो था। उसे शक हो गया था कि इस नीली गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उसने पीछा करना जारी रखा। शार्लिन की गाड़ी ढलान से नीचे उतरी। आगे फिर चढ़ाई थी। यही सही मौका था। उसने गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाया और कूद गई। वो टीले के पीछे छुप गई और बंदूक तान ली। तभी नीली गाड़ी भी
वहां आ गई। धूप की वजह से टिम कुछ देख नहीं पाया और उसकी गाड़ी शार्लिन की गाड़ी से टकरा गई। शार्लिन ने तुरंत नीली गाड़ी पर निशाना लगा दिया। ड्राइवर बाहर निकला। शार्लिन ने अपना कोड वर्ड चिल्लाया पर टिम ने जवाब नहीं दिया। वो बंदूक निकाल रहा था, तभी शार्लिन ने गोली चला दी। टिम फिर भी कोशिश कर रहा था तो शार्लिन ने 3 गोलियां और मारी। टिम का काम तमाम हो गया। तभी एक और गाड़ी के आने की आवाज आई। शार्लिन फिर से डर गई। लियो ने गाड़ी रोकी। सामने का नजारा देखकर वो सतर्क हो गया। उसके हाथ में बंदूक थी। सिग्नल वाला यंत्र बीप कर रहा था, मतलब शार्लिन पास ही थी। लाश को देखकर उसे लगा कि हमलावर पास के टीले पर है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। शार्लिन ने उसे देख लिया पर पहचाना नहीं, लेकिन लियो ने अपनी बेटी को पहचान लिया। वो मुस्कुराया और हथियार नीचे कर दिए। उसने आवाज दी। शार्लिन ने फिर से कोड वर्ड चिल्लाया। जब वो दोबारा चिल्लाई तो लियो ने उसे बीच में ही रोक दिया और प्यार से पुकारा। शार्लिन को यकीन हो गया। वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। दोनों जल्दी से वहां से निकले। पिता को पाकर शार्लिन का डर खत्म हो गया और वो रो पड़ी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉक मरा नहीं था। वो किसी तरह एक्सीडेंट वाली जगह से बचकर हेडक्वार्टर पहुंचा। क्रिसमस क्लब के बॉस ने उससे पूछा कि उसका उस औरत के साथ क्या रिश्ता था। रॉक ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि वो औरत चोर थी और उसने उसके जीन्स चुराए थे। उसने कहा कि बेहोशी की हालत में वो बच्ची पैदा हुई थी। बॉस मान गए। उन्होंने रॉक को नए केबिन में भेजा और कहा, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा नजारा दिखता है। रॉक बहुत खुश हुआ। वो सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा। अचानक उसे चक्कर आने लगे। वो कुर्सी पर गिर गया और मर गया। 2 लोग आए और उसकी लाश को सीधे भट्टी में डाल दिया। ये क्लब किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं करता था। उधर लियो बदल चुका था। उसने तय किया कि अब वो बेटी को कैद में नहीं रखेगा। उसने दिया का लिखा एक खत शार्लिन को दिया। उसमें माँ ने माफी मांगी थी और वादा किया था कि वो लोग जल्द मिलेंगे। उसके बाद शार्लिन लियो का आशीर्वाद लेकर अपने मिशन पर निकल पड़ी। अब वो भी अपनी माँ की तरह जुल्म के खिलाफ लड़ेगी। लियो को आखिरकार अपना मौका मिल ही गया। उसकी नजर एक औरत पर टिक गई। बस कुछ ही पलों में वो उस पर लट्टू हो गया। उसने अपना कैमरा घुमाया और सामने खड़ी औरत को गौर से देखने लगा। ये बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने सपनों में सोचा था। उसे देखते ही वो उसमें खोने लगा कि तभी अचानक एक अनजान हाथ ने उसकी महबूबा को छू लिया। लियो घबरा गया। एक नकाबपोश आदमी ने उससे पहले बाजी मार ली थी। ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने दूरबीन उठाई और उस आदमी का चेहरा याद कर लिया। उसी पल से लियो के सिर पर जलन का भूत सवार हो गया और उसका मिजाज बदलने लगा। उस औरत का नाम दिया है जो फ्रांस 75 नाम के एक कट्टर संगठन की मेंबर है। वो कई दिनों से पुल पर नजर रख रही थी। पुल के नीचे 200 से ज्यादा हिरासत में लिए गए प्रवासी थे जो उनके मिशन का हिस्सा थे। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर वाली सड़क पर सारे मेंबर प्लान बनाने के लिए जमा हुए। लियो विस्फोटकों का एक डिब्बा लेकर वहां आया। दिया ने जैसे ही लियो को देखा समझ गई कि ये लड़का जवानी में गजब कर रहा होगा। वो खुद उसके पास गई और पूछा कि लियो क्या लाया है। लियो ने साफ कहा कि उसके पास हथियार तो बहुत है पर उसे नहीं पता कि उनका करना क्या है। दिया ने कहा कि ये हमला उनके खिलाफ एक ऐलान जंग है तो इसे बिल्कुल धमाकेदार और शानदार होना चाहिए। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। रात होते ही लियो बॉर्डर की दीवार के पास बम लगाने की जगह खोजने लगा। बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से प्रवासी हिरासत केंद्र की तरफ बढ़े। वहां के गार्ड्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ हमला करेगा, इसलिए सुरक्षा बहुत ढीली थी। संगठन के लोग आसानी से अंदर घुस गए। वो 3 हिस्सों में बंट गए। एक टीम ने सैनिकों के रेस्ट रूम को संभाला। दूसरी टीम फंसे हुए प्रवासियों को खोजने लगी और दिया अकेले ही कमांडर स्टीवन लॉक को ढूंढने निकल पड़ी। बिना किसी डर के उसने अपना नाम बताया। उसकी बातें सुनकर लॉक घबराने के बजाय बेशर्मी से हंसने लगा। लॉक का ये अंदाज देखकर दिया को भी शरारत सूझी और उसने उसके साथ थोड़ा खेल खेलने का सोचा। लॉक को तब समझ आया कि दिया उसके मजे ले रही है क्योंकि वो सीन थोड़ा बोल्ड है, इसलिए यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। दिया ने लॉक को उसी हालत में चलने को कहा और उसे पास के तारों वाली बाड़ में ले गई और लॉक शायद इसी पल से इस सांवली रंगत वाली औरत के प्यार में पागल हो गया था। दूसरी तरफ साथियों ने प्रवासियों को बड़े ट्रक में चढ़ा दिया। लियो को सिग्नल मिला और उसने धमाका कर दिया। वो सिर्फ धमाका नहीं बल्कि आतिशबाजी थी जो सरकार के खिलाफ उनकी खुली जंग का जश्न मना रही थी। तुम पुराने 75 आर्मी की पकड़ में हो, तुम कमीने आदमी, कमीने। लियो कि इस कारनामे ने दिया के दिल में आग लगा दी। गाड़ी में बैठते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए और तब से वो साथ रहने लगे। लियो सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं बनाता था, वो ग्रुप का इकलौता बम एक्सपर्ट था। जल्द ही दिया ने सीनेटर विल्सन के घर फोन किया और सीधे धमकी दी कि उन्होंने उसके चुनाव ऑफिस में बम लगा दिया है। अगर उसने अबॉर्शन पर रोक लगाने वाला कानून वापस नहीं लिया तो बुरा अंजाम होगा। तभी धमाके की आवाज आई। दिया का मानना था कि क्रांति के लिए हिंसा ही एक रास्ता है, वोटिंग वगैरह तो बस धोखा है। इसके बाद वेस्ट बैंक में धमाका हुआ और फिर उन्होंने शहर की बिजली उड़ा दी। मतलब वो लगातार हंगामा मचा रहे थे। ऐसे ही एक मिशन के दौरान लॉक ने दिया को देख लिया। उसे पता चल गया कि जिसे वो चाहता है वो किसी और की हो चुकी है, पर लॉक ने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद लियो ने भेष बदला। उनका प्लान इस ऑफिस बिल्डिंग में अफरातफरी मचाने का था। लियो और दिया इस काम का पूरा मजा ले रहे थे। वो हर वक्त बस प्यार मोहब्बत में खोए रहते। जब दिया छत पर बम लगा रही थी तभी अचानक कुछ हुआ। दिया ने धीरे से मुड़कर देखा तो वहाँ कमांडर लॉक खड़ा था। उसने राहत की सांस ली और पूछा कि वो क्या चाहता है। लॉक ने कहा, तुम जो चाहे उड़ा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आज रात 11 बजे लिली होटल आ जाना। दिया ने एक स्टाइल मारा और उसकी बात मान ली। बाहर निकलते ही उसे लियो मिला। लियो ने हमेशा की तरह अपनी महबूबा को हल्का सा थपकी दी। दिया ने जवाब तो दिया पर उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। उसके दिल में हलचल मच गई थी। रात को दिया वो पिस्तौल लेकर जो उसने पहले लॉक से छीनी थी कमांडर के कमरे में गई। दिया ने उस संकट को अपने तरीके से संभाला। वक्त बीतता गया। दिया मां बनने वाली थी, फिर भी वो मशीन गन लेकर गोलियां बरसा रही थी। जैसा कि लियो ने बाद में कहा, उसे शायद एहसास ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। जल्द ही दिया की बेटी शार्लिन का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा होने के बाद उनकी खुशहाल जिंदगी में एक अजीब सी उलझन आ गई। बच्चे को गोद में लिए लियो को देखते हुए दिया ने कपड़े बदले। उसने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगी और अपनी क्रांति जारी रखेगी क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी और के लिए नहीं जी सकती और
नहीं किसी बंधन में बंधना चाहती है। ये क्या है? चेतना, चेतना, हाँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम मेरे लिए अपनी ताकत चाहती हो और साथ ही दुनिया पर भी राज करना चाहती हो। तुम और तुम्हारा खराब दिमाग कभी मेरे जैसा नहीं बन पाएगा। बाहर आ जाओ। क्रांति के खिलाफ जाने वाले बच्चे, बाहर आओ। नन्हे बच्चे की रोने की आवाज भी दिया का दिल नहीं पिघला सकी। लियो ने उसे नहीं रोका और दिया को उसकी क्रांति की राह पर जाने दिया। माँ का दूध न होने की वजह से लियो को बच्चे को पालने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। वो अकेले सुपरमार्केट गया दूध की बोतल खरीदने। तभी वहाँ लॉक चुपके से उसके पीछे आ गया और पूछा, क्या तुम्हारे पास बच्चा है? लियो ने बिना किसी शक के उसे अपनी बेटी शार्लिन का नाम बता दिया, लेकिन लॉक ने कहा, ये नाम सुनने में किसी ब्लैक लड़की का लगता है। और जब लियो ने उस अनजान आदमी को गौर से देखा तो उसका सुकून भरा मन अचानक डर से भर गया। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में दिया अपनी साथी लड़कियों के साथ बेखौफ होकर बैंक में घुस गई। उन्हें हथियारों के लिए काफी सारे कैश की जरूरत थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब दिया सबको कंट्रोल कर रही थी तभी एक पुलिस वाले ने विरोध किया और उसकी बात नहीं मानी। हड़बड़ाहट में दिया को गोली चलानी पड़ी और वो पुलिस वाला वही ढेर हो गया। गोली की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच गई। साथियों को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल गया है। वो सब जान बचाकर भागे और पहले से तैयार खड़ी गाड़ियों में जा बैठे। पुलिस के सायरन गूंजने लगे और एक खतरनाक पीछा शुरू हो गया। पुलिस के साथ हुई जबरदस्त टक्कर के बाद उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा गई और पूरी तरह बंद पड़ गई। उन्हें पैदल भागना पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिया सड़क पर कुछ 100 मीटर भागी, लेकिन आखिर में पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दिया के पकड़े जाने से पुलिस का जोश बढ़ गया। कुछ दिन बाद लॉक हॉस्पिटल में दिया से मिलने आया। उसने बताया कि तुमने खून किया है तो कम से कम 75 साल की सजा होगी। दिया के चेहरे पर डर और मायूसी छा गई। लंबी जेल की सजा से बचने के लिए उसकी आखिरी उम्मीद अब लॉक ही था, लेकिन इसके बदले उसे अपने संगठन के सारे साथियों की जानकारी देनी थी। इस तरह दिया गद्दार बन गई और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में चली गई। उसे लॉक के एक प्राइवेट बंगले में रखा गया। लॉक ने दिया की दी गई जानकारी से तुरंत अपनी टीम भेजी और धरपकड़ शुरू कर दी। ये कार्रवाई बहुत बड़ी थी। संगठन को भारी नुकसान हुआ। ज्यादातर लोग पकड़े गए या मारे गए। जो थोड़े बहुत बच गए वो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए और गायब हो गए। लॉक को इस कामयाबी के लिए सरकार ने मेडल ऑफ ऑनर दिया। वो बहुत खुश था, फूलों का गुलदस्ता लिया और गाना गुनगुनाते हुए अपने बंगले पर लौटा ताकि अपनी जीत के इनाम यानी दिया से मिल सके। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखा कि दरवाजा तो लॉक तेजी से गाड़ी की तरफ गया, हथौड़ा निकाला और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर सन्नाटा था। दिया वहां से गायब हो चुकी थी। बस शीशे पर एक छोटा सा अलविदा नोट छोड़ गई थी। जब लॉक वहां नहीं था वो चुपके से मॉल गई, कुछ कपड़े चुराए, भेष बदला और मेक्सिको बॉर्डर पार कर गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। दूसरी तरफ पुलिस से बचने और बेटी को बचाने के लिए लियो ने शार्लिन को लिया, नाम बदला और भागती दौड़ती जिंदगी शुरू कर दी। वो बार बार अपनी पहचान और शहर बदलते रहे ताकि उनका पुराना सच छिपा रहे। ऐसे ही 16 साल गुजर गए। लियो अपनी जवान बेटी शार्लिन के साथ आखिर में बक्टन क्रॉस नाम के शहर में बस गया। शार्लिन वहां के कराटे टीचर और कम्युनिटी लीडर सेंट कार्लोस से मार्शल आर्ट्स सीखने लगी। वो टीचर न सिर्फ उसे लड़ना सिखाता बल्कि उसके लिए एक गाइड जैसा बन गया था। लेकिन लियो अब वो पुराना जोशीला बम एक्सपर्ट नहीं रहा था। दिया के धोखे ने उसे ऐसा गहरा जख्म दिया जो कभी भर नहीं पाया। खुद को तसल्ली देने के लिए उसे नशे की लत लग गई और वो दिन भर बेसुध पड़ा रहता। जब भी स्कूल के टीचर शार्लिन की लड़ाई या बंक मारने की शिकायत के लिए उसे बुलाते तो लियो रोते रोते बेटी के दुखद बचपन की कहानी सुना देता कि कैसे वो बिना माँ के दर दर भटकते हुए बड़ी हुई है। ये सच्ची और दर्दनाक बातें सुनकर टीचर्स का दिल पिघल जाता और वो बस आह भरकर उसे छोड़ देते। उसी दौरान दूर एक मिलिट्री बेस में लॉक को वो खबर मिली जिसका उसे बरसों से इंतजार था। एक सिपाही ने उसे डिप्टी डायरेक्टर का हुक्म थमाया। ये एक सोने के अक्षरों वाला इन्विटेशन कार्ड था। लॉक अपनी खास गाड़ी से शहर के सबसे महंगे होटल पहुंचा। बड़ी बड़ी चीजें देखने वाला लॉक भी इस वक्त थोड़ा नर्वस था। लिफ्ट में घुसते ही उसने अपनी छोटी कंघी निकाली और अपने बालों को सेट करने लगा ताकि एक एक बाल अपनी सही जगह पर हो। प्रेसिडेंशियल स्वीट में 2 बहुत ही रौबदार लोग अंदर आए। वो क्रिसमस एडवेंचर क्लब नाम के एक खुफिया और व्हाइट सुप्रीमेसी मानने वाले ग्रुप के बड़े लीडर थे। लॉक हमेशा से इस रईस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था। इसमें शामिल होने का मतलब था बेशुमार ताकत और ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस ग्रुप में घुसना लगभग नामुमकिन था। लॉक ने बॉर्डर पर प्रवासियों के खिलाफ जो काम किया था उसी वजह से उसे ये इंटरव्यू का मौका मिला था। लेकिन पक्की मेंबरशिप मिलने से पहले वो लोग उसकी पूरी कुंडली खंगालने वाले थे, क्योंकि वो लोग अपनी नस्ल को लेकर बहुत कट्टर थे। इसलिए उनकी शर्तें बहुत अजीब थी। उनमें से एक ने सीधा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी दूसरी नस्ल के इंसान से प्यार किया है? अगर लॉक जरा भी हिचकिचाता तो पकड़ा जाता, लेकिन उसने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया। पूरी बातचीत बहुत अच्छे से हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।